अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेट स्पार्कल्स के आज डे 3 लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज डे 3 में हम लोग एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स को समझने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली पार्किंसोनिज्म में होता क्या है, यानी डिजीज को समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर डिस्कसिंग द ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक ब्रेन की पिक्चर ड्रॉ की है, जैसे आपको नजर आ रही होगी, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है जो आपको नजर आ रहा होगा। इस सर्कल को ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे ब्रेन के पार्ट में बेसल गैंग्लिया को बेसिकली हम लोग क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स कहते हैं, यानी कि बेसल गैंग्लिया इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब इस बेसल गैंग्लिया में दो तरह के न्यूरॉन्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ब्लू कलर से मैंने डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स मेंशन किया हुआ है और रेड कलर से स्टूडेंट्स मैंने कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स आपको पता है स्टूडेंट्स, वो ऑब्वियसली वो लोग प्रोड्यूस करेंगे और रिलीज करेंगे डोपामीन को। और स्टूडेंट्स आपको मैं बताते चलूं कि डोपामीन जो है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अगर हम रेड की बात करें तो रेड आर द कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स। कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है वो एसिटाइल कोलिन को प्रोड्यूस और रिलीज करेंगे, और एसिटाइल कोलिन जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक नॉर्मल इंसान की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल इंसान में डोपामीन और एसिटाइल कोलिन दोनों के लेवल्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बट अगर मैं पार्किंसोनिज्म की बात करूं तो पार्किंसोनिज्म के पेशेंट के ब्रेन के अंदर डोपामीन लेवल्स कम होता है, जो यहाँ पर मैंने एरो से मेंशन किया हुआ है, और एसिटाइल कोलिन लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, यानी वो अपने नॉर्मल रेंज में होता है, बट डोपामीन के लेवल्स नॉर्मल रेंज में नहीं होते, वो कम होते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कहा है कि डोपामीन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो इट मीन्स कि किसी भी पार्किंसोनिज्म पेशेंट के अंदर कॉलिनर्जिक यानी कि एसिटाइल कोलिन लेवल्स ज्यादा होंगे और डोपामीन लेवल्स कम होंगे। अब एसिटाइल कोलिन लेवल्स अगर ज्यादा होंगे, चूंकि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका मतलब है कि पार्किंसोनिज्म पेशेंट के अंदर एक्साइटेटरी मूवमेंट्स ज्यादा होंगे, उसके सिम्टम्स भी वैसे होंगे। चूंकि डोपामीन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके लेवल्स कम है, तो वो एक्साइटेटरी इफेक्ट्स को काउंटर एक्ट नहीं कर पाएगा। देखिए, नॉर्मल इंसान में डोपामीन और एसिटाइल कोलिन दोनों के लेवल्स इक्वल होते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी दोनों मूवमेंट्स आपस में बैलेंस आउट हो जाते हैं, तो एक नॉर्मल इंसान में ये सब प्रॉब्लम नहीं नजर आती। बट पार्किंसोनिज्म पेशेंट में क्या होता है कि डोपामीन कम है, एसिटाइल कोलिन ज्यादा है। सो इट मीन्स कि इनहिबिटरी मूवमेंट्स जो होंगे वो एक्साइटेटरी मूवमेंट्स को काउंटर एक्ट नहीं कर पाएंगे, एक्साइटेटरी मूवमेंट्स ज्यादा होंगे बिकॉज एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा है पार्किंसोनिज्म में। अब इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जैसे मैंने कहा कि डोपामीन कम है, एसिटाइल कोलिन लेवल ज्यादा है, तो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट्स हमें सिम्टम्स में ज्यादा नजर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि सिम्टम्स जो है ना पार्किंसोनिज्म के, वो 3 मेन सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। पहला जो सिम्टम है वो है ट्रिमर्स। ट्रिमर्स बेसिकली हम लोग शेकी मूवमेंट्स को कहते हैं, और एंड दीज आर एक्साइटेटरी मूवमेंट्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा होता है, डोपामीन का कम है, तो आपको एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट ज्यादा नजर आएंगे। तो ट्रिमर जो है वो एक्साइटेटरी मूवमेंट्स को कहते हैं, शेकी मूवमेंट्स को कहते हैं। उर्दू में अगर आप इसको कह सकूं तो उर्दू में इसको कपकपाना कहते हैं। ठीक है, सेकेंड, आपके मसल्स बहुत रिजिड हो जाते हैं, मसल रिजिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। थर्ड जो सिम्टम है वो है ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब क्या है? ब्रेडिकाइनेजिया बेसिकली आर द स्लो वॉलंटरी मूवमेंट्स, यानी कि जो जितने भी पार्किंसोनिज्म के पेशेंट्स है ना, वो अगर कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट कर रहे हैं, वो चल रहे हैं या कोई भी मूवमेंट वो कर रहे हैं, तो वो बहुत इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। ठीक है, सो दीज आर द 3 मेन सिम्टम्स इन पार्किंसोनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रीटमेंट गोल की। स्टूडेंट्स, पार्किंसोनिज्म का ट्रीटमेंट गोल सबसे पहले ये है कि या तो आप डोपामीन के लेवल्स को बढ़ा दें मेडिसिन ड्रग के थ्रू, या अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एसिटाइल कोलिन के लेवल्स को कम कर दें। यानी कि आपको पता है कि पार्किंसोनिज्म में डोपामीन अगर 50 है, एसिटाइल कोलिन 100 है, आप डोपामीन को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आप एसिटाइल कोलिन को 50 कर दें। जब आप एसिटाइल कोलिन को भी 50 कर देंगे तो डोपामीन एसिटाइल कोलिन दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमारा मेन ट्रीटमेंट एम है पार्किंसोनिज्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की। यहाँ पर मैंने 6 क्लासेस ऑफ ड्रग्स को मेंशन किया हुआ है, और हर क्लास ऑफ ड्रग में मैंने इंपॉर्टेंट ड्रग यहाँ पर मेंशन की हुई है।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं डोपामीन प्रिकर्सर की, इसमें हमारे पास ड्रग्स आती है लीवोडोपा। देन सेकंड क्लास ऑफ ड्रग में वी आर हैविंग ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट, जिसमें हमारे पास ड्रग्स है एमेंटेडाइन। थर्ड क्लास ऑफ ड्रग में हम लोग यूज कर रहे हैं कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, जिसमें हमारे पास दो ड्रग्स हैं एंटाकेपॉन टोलाकेपॉन। उसके बाद फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग में हम लोग डोपामीन एगोनिस्ट यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग्स आती हैं ब्रोमोक्रिप्टाइन, प्रेमिबिक्सोल और रोपिरिनोल। फिफ्थ क्लास ऑफ ड्रग में वी आर हैविंग पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास ड्रग्स हैं कार्बिडोपा बेंसेराजाइड। एंड द सिक्स क्लास ऑफ ड्रग में हम लोग यूज कर रहे हैं मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं रासाजुलाइन, सेलिजुलाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज जैसे आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ग्लूटामेट जो है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो हमने एक्साइटेटरी मूवमेंट्स को कम करना है, उसको काउंटरएक्ट करना है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एंटागोनिस्ट, जिसमें हमने ड्रग यूज कर रहे हैं यहाँ पर एमेंटेडाइन। तो यहीं से हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम लोग लीवोडोपा को डिटेल से डिस्कस करेंगे बिकॉज लीवोडोपा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द पार्किंसोनिज्म ट्रीटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लीवोडोपा। फर्स्ट हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दिया है। हम हर एक स्टेप को डिटेल से समझेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लीवोडोपा के दो मेन पॉइंट्स। सबसे पहले ये कि जब लीवोडोपा प्रिकर्सर है फॉर द डोपामीन, ये लीवोडोपा जब डोपामीन में कन्वर्ट होगा ना, तो उस डोपामीन के कन्वर्जन का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो डोपामीन जो है ना वो ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। जब ये ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो फिर ब्रेन में ये कैसे जाएगा? हमें तो ब्रेन में डोपामीन चाहिए ना। सो दैट्स वाई हम लीवोडोपा को हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, और वो कॉम्बिनेशन में हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? कार्बिडोपा। बिकॉज ये कार्बिडोपा जो है ना, ये लीवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होने देता, ये डायरेक्ट इस लीवोडोपा को ब्रेन में लेकर जाता है, और ब्रेन में जाकर फिर इस लीवोडोपा की डोपामीन में कन्वर्जन होती है, बिकॉज वी रिक्वायर डोपामीन इन द ब्रेन, नॉट इन द पेरिफेरल। और अगर स्टूडेंट्स ये डोपामीन पेरिफेरल में कन्वर्जन इसकी हो जाती है, तो ये 99% डोपामीन तीन काम करेगा। ये सबसे पहले हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर कॉज करेगा, एरिथमिया कॉज करेगा, इरेगुलर हार्ट बीट, एंड थर्ड इट कॉजेज नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तब हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। ये आपको मैंने मेन पॉइंट्स बताए थे, ये मेन पॉइंट्स आपको पता होंगे तभी आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से समझ सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि ये लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट कौन करता है? इसको कन्वर्ट करता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कितना कन्वर्ट करता है? 99%। 1% लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम COMT। COMT स्टैंड्स फॉर कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। अब आपको मैंने जैसे बताया था कि ये डोपामीन की कन्वर्जन का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर सकता। सो इसकी कन्वर्जन की इनहिबिशन के लिए हम इनहिबिटर्स यूज करते हैं। DDC एंजाइम्स के इनहिबिटर के लिए हम लोग ड्रग यूज करते हैं कार्बिडोपा, और COMT इनहिबिटर के लिए हम लोग ड्रग यूज करते हैं एंटाकेपॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम इनहिबिटर इसलिए यूज करें ताकि लीवोडोपा की डोपामीन में कन्वर्जन ना हो, और ये लीवोडोपा डायरेक्ट ब्रेन में आकर इसकी कन्वर्जन हो। ब्रेन में जब ये लीवोडोपा आएगा तो ब्रेन में इसकी कन्वर्जन होगी डोपामीन में, और इसकी कन्वर्जन डोपामीन में कौन करवाएगा? अगेन डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम करवाएगा। देन ये डोपामीन ब्रेन के अंदर ये अगेन कन्वर्ट होगा होमोवेनिलिक एसिड में, और इसकी कन्वर्जन कौन करवाता है? मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो अगर हमें मजीद डोपामीन की ब्रेकडाउन नहीं करनी, हमें डोपामीन के लेवल्स को बढ़ाना है ब्रेन में, तो हम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स भी यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास ड्रग्स आ जाती है सेलिजुलाइन और रासाजुलाइन। और अगर स्टूडेंट्स ब्रेन में भी डोपामीन को होमोवेनिलिक एसिड में आपने कन्वर्ट नहीं होने देना, आप चाहते हैं कि डोपामीन के लेवल्स ब्रेन में इंक्रीज हो, तो उसके लिए आप मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं सेलिजुलाइन, रासाजुलाइन। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के बाद स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वाई वी आर यूजिंग लीवोडोपा इन कॉम्बिनेशन, बिकॉज जब लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट होता है तो उसको कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये डोपामीन ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। अब इस कन्वर्जन को इनहिबिट करने के लिए हम लोग इनहिबिटर्स यूज करते हैं, विच इज कार्बिडोपा। सो यही रीजन है कि हम लीवोडोपा को कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं, और इसकी जो ड्रग कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती है उसका जो ब्रांड नेम है वो है सिनेमेट। ये आपको पता होना चाहिए फॉर द MCQs। अब हम बात करते हैं काइनेटिक्स की। काइनेटिक्स की अगर मैं आप सबसे पहले बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप लीवोडोपा की कोई भी ड्रग लें
तो आपने उसको एम्प्टी स्टमक में लेना है। रीज़न ये है कि जब आप उसको एम्प्टी स्टमक में लेंगे, तभी इसकी एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी होगी। अगर आप उसको फूड के साथ लेंगे, तो इसकी एब्ज़ॉर्प्शन डिक्रीज़ हो सकती है। दूसरा ये है कि ओरली ये वेल एब्ज़ॉर्ब्ड हो जाती है अच्छे से। क्लिनिकल यूज़ की अगर मैं बात करूँ, तो लीवोडोपा का हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्किंसोनिज़्म की डिज़ीज़ में ही यूज़ करते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। इनिशियली जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, वो है नोज़िया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, एरिथमिया, जो कि पेरिफेरल में ये कॉज़ कर रहा होता है डोपामाइन, अगर इसकी कन्वर्जन ना हो। लेकिन अगर आप इसको फॉर अ लॉन्ग टर्म लें, तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये होंगे। सबसे पहले डिस्काइनेज़िया। डिस्काइनेज़िया हम कहते हैं एब्नॉर्मल फेशियल मूवमेंट्स को। सेकंड जो इसका एडवर्स इफेक्ट है, ब्राउनिश यूरिन एंड स्लाइवा। अच्छा, ब्राउनिश यूरिन और स्लाइवा का रीजन ये है ड्यू टू मेलानिन, बिकॉज लीवोडोपा जो है वो मेलानिन भी प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई जो पेशेंट्स जो इसको ड्रग को ले रहे होते हैं, उनका यूरिन भी ब्राउनिश होता है और स्लाइवा भी। उसके बाद एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशंस, ये भी इसके सीएनएस इफेक्ट्स हैं। फोर्थ इसका एडवर्स इफेक्ट्स ये है कि आपके मोटर मूवमेंट्स में फ्लक्चुएशन यानी चेंज आने लग जाता है। कभी ऑन होता है, कभी ऑफ होता है। ऑन में आपको पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स नहीं होंगे, और जब ऑफ होगा तो आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। लास्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, कि किन कंडीशंस में आपको लीवोडोपा की ड्रग को अवॉइड करना है। सबसे पहले है पेप्टिक अल्सर, सेकंड है ग्लूकोमा, और थर्ड है साइकोसिस। साइकोसिस में हम इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम दे रहे हैं बिकॉज ये ऑलरेडी साइकोसिस हेलुसिनेशन कॉज कर रहा है, तो आपने साइकोसिस में इसको अवॉइड करना है। यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा लीवोडोपा का टॉपिक एंड होता है। कल हम मजीद इसके इंपॉर्टेंट ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको असाइनमेंट बताऊंगी। असाइनमेंट के अगेन आज आपको मैं 2 क्वेश्चंस दूंगी, जिसकी सबमिशन बहुत जरूरी है, और इसकी सबमिशन आपने कॉमेंट सेक्शन में देनी है। स्टूडेंट्स, आज के असाइनमेंट में सबसे पहले आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि व्हाई वी यूज लीवोडोपा इन कॉम्बिनेशन। सेकेंड, आपने मुझे कोई भी लीवोडोपा के कोई 2 मेन एडवर्स इफेक्ट्स बताने हैं। इन दोनों के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं, और ये कंपलसरी है। मैं आपको फिर से बताती चलूं, असाइनमेंट की सबमिशन हर लेक्चर के एंड में आपने लाजमी देनी है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।